मेरे पति का भांजा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए हमारे घर आया था। उस समय मेरे और मेरे पति अमन के बीच पहले से ही दूरियां बढ़ चुकी थीं। अमन अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि हर रात मुझे समय देने की बजाय गहरी नींद में सो जाता। घर में मेरी सास थी, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी और सुबह से रात तक उनकी सेवा की जिम्मेदारी मुझ पर ही रहती थी। सेवा करना मेरा कर्तव्य था, लेकिन पति के लगातार अपेक्षित व्यवहार के कारण मैं भीतर ही भीतर चिड़चिड़ी और अकेली महसूस करने लगी थी। मेरा नाम शबनम है और शादी के बाद मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह भावनात्मक खालीपन से गुजरना पड़ेगा। शनिवार की रात मैं इसलिए खुश थी क्योंकि अगले दिन रविवार था और मुझे उम्मीद थी कि अमन मेरे साथ समय बिताएगा। सोने से पहले मैंने उनसे कहा कि वह अगले दिन कहीं ना जाए, क्योंकि वह दिन मैं सिर्फ अपने लिए चाहती थी। लेकिन तभी अमन ने बताया कि उसकी दूर की ममेरी बहन का बेटा अरमान अगले दिन से कुछ सालों के लिए हमारे घर रहने आ रहा है, ताकि वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सके। यह सुनकर मुझे लगा कि मेरे पति के साथ समय बिताने की मेरी उम्मीद एक बार फिर टूट गई। मन में अनजाना सा गुस्सा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह अरमान घर आया। उसने आते ही मेरी सास को नमस्ते किया और फिर हमसे मिला। अमन ने मजाक में कहा कि भांजे को कभी पैर नहीं छूने चाहिए, और बात वहीं खत्म हो गई। अरमान देखने में सलीकेदार, सभ्य और खुशमिजाज था। वह बातूनी स्वभाव का था और हंसते हुए हर किसी से बात करता था। घर में उसकी मौजूदगी से माहौल थोड़ा बदला सा लगने लगा और देखते ही देखते उसके उसके हमारे घर आए कई दिन बीत गए। लेकिन मुझे तब तक यह एहसास नहीं था कि आने वाला समय मेरे जीवन के कई भावनात्मक बदलाव लेकर आएगा। एक दिन रोज की तरह अरमान अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज गया हुआ था और उसी दिन अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर मुझे उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वह घर के सदस्य की तरह हमारे साथ घुल मिल गया था और कई बार किचन के छोटे मोटे कामों में भी मेरी मदद करा देता था। शाम को जब वह रोज़ की तरह 6-7 बजे तक घर नहीं लौटा तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। अमन ने फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि भारी बारिश की वजह से वह कुछ देर ऑफिस में ही रुकेगा, लेकिन मेरा ध्यान अरमान पर ही अटका हुआ था, क्योंकि वह बाइक से गया था। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उसकी राह देखती रही और कुछ देर के बाद वह पूरी तरह भीगा हुआ घर पहुंचा। उसे देखकर मैंने उसे अंदर आने को कहा और अरमान आराम करने की सलाह दी। फिर मैं किचन में चाय बनाने चली गई। रोज़ की आदत के अनुसार मैंने सास के लिए भी चाय बनाई और एक कप उन्हें देकर दूसरा कप लेकर अरमान के कमरे तक गई। मैंने उनसे कहा कि वे चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले, ताकि ठंड न लगे। हम दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, जिसमें उसने पढ़ाई और कॉलेज की बातें बताई और मैंने उसे ध्यान रखने की समझाइश दी। तभी घर की घंटी बजी और अमन घर आ गया। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में लग गए और रोज़ की तरह अमन थकान के कारण जल्दी सो गया। शादी के कुछ ही महीनों में काम की व्यवस्था ने हमारे रिश्ते में दूरी पैदा कर दी थी। शादी से पहले जो अपनापन और बातें हुआ करती थी, वे अब कहीं पीछे छूटती जा रही थी और मैं मन ही मन उसी खालीपन को महसूस कर रही थी। इन सब बातों से परेशान होकर मैं हाल में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र अरमान के कमरे की ओर गई। उसकी लाइट जल रही थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं वहीं बैठकर सोचों में डूबी रही। कुछ ही समय बाद मुझे पास बैठने का आभास हुआ और मैंने देखा कि अरमान हॉल में आकर मेरे पास बैठ गया था। उसने हल्के से कहा कि वह रोज़ मुझे यहाँ अकेले और उदास बैठा हुआ देखता है और यह पूछना चाहता था कि क्या सब कुछ ठीक है। उसकी बातों ने अपनापन और सच्ची चिंता थी, जिससे मुझे अपने कॉलेज के दिनों की सादगी भरी दोस्ती की याद आ गई। उसने मुझसे कहा कि कुछ समय के लिए मैं उसे सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं, बल्कि एक दोस्त समझकर अपनी बातें साझा कर सकती हूँ, क्योंकि कई बार दिल का बोझ हल्का करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी सहज और समझदार बातों ने मुझे हिम्मत दी और मैंने पहली बार अपने मन की परेशानियां किसी से खुलकर साझा की। मैंने बताया कि कैसे समय के साथ मेरे और अमन के बीच दूरी बढ़ गई है और कैसे पत्नी होने के नाते मुझे भावनात्मक सहारे की कमी महसूस होती है। अरमान ने बहुत सम्मान और समझदारी के साथ मेरी बातें सुनी और मुझे भरोसा दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ और कभी भी दोस्त की तरह उससे बात कर सकती हूँ। उसकी बातों से मुझे सुकून मिला और कुछ देर बाद हम वहीं शांत माहौल में बैठकर हल्का संगीत सुनते हुए बातें करते रहे। थकान और दिन भर की भावनात्मक उथल पुथल के कारण कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
जिससे मेरी नींद खुली और मैं तुरंत संभल कर उठ बैठी, यह महसूस करते हुए कि भावनात्मक सहारा और सम्मान भरी दोस्ती ही इस रिश्ते की सही सीमा है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अरमान ने दरवाज़ा खोला और बाहर सासू माँ खड़ी थी। मैं घबराकर पीछे हो गई, लेकिन उन्होंने कमरे की लाइट जलती देखकर बस आवाज़ लगाई और फिर वापस चली गई। उनके जाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। उस रात की घटना ने मुझे असमंजस में डाल दिया था और मैं सोचने लगी थी कि कहीं अनजाने में किसी की भावनाओं पर असर तो नहीं पड़ा। अगले दिन सुबह अमन ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि अरमान घर पर ही था। जब मैंने उससे टिफ़िन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि आज उसकी छुट्टी है। उसने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि वह आज दोस्त के साथ समय बिताना चाहता है, जिससे माहौल हल्का हो गया। पूरे दिन उसने घर के कामों में मेरा हाथ बटाया और शाम को मुझे मेरी पसंदीदा जगह पर टहलने के लिए ले गया, जिससे मेरा मन थोड़ा खुश हो गया। उसी रात अमन ने फ़ोन पर बताया कि उसने अगले हफ्ते 6 दिन की छुट्टी ली है, क्योंकि उसके 3 करीबी दोस्तों की शादियां हैं और वह दोस्तों के साथ बाहर रहेगा। उसने साफ कहा कि इस बार वह मुझे साथ नहीं ले जा पाएगा। उसकी बातों से मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तय समय पर अगले दिन उसके दोस्त उसे लेने आ गए। जाते समय अमन ने अरमान से कहा कि वह घर का ध्यान रखे और अरमान ने जिम्मेदारियों से हामी भर दी। अमन के जाने के बाद घर कुछ शांत सा लगने लगा। मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में लेटी ही थी। अरमान दरवाजे पर आकर रुका और बाहर से ही बोला कि वह मेरे लिए चाय लेकर आया है और एक छोटा सा सरप्राइज़ दिखाना चाहता है, ताकि मेरा मूड ठीक हो सके। उस पल मुझे एहसास हुआ कि आने वाला दिन भावनाओं की एक नई परीक्षा लेकर आने वाला है, जिनमें समझदारी और सीमाओं का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी होगा। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने बिल्कुल सही समय पर कॉलेज से छुट्टी ली है और मुझे जल्दी तैयार होने को कहा, क्योंकि वह मुझे बाहर से लाना चाहता था। जब मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बस इतना कहा कि सासू माँ को बता दूँ कि मैं अपनी एक सहेली की शादी में जा रही हूँ और शाम तक लौट आऊँगी। बारिश के कारण वह मेरे साथ रहेगा। सासू माँ ने बिना किसी संदेह के मुझे जाने की अनुमति दे दी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अरमान मुझे बाइक पर बैठाकर ले चला। रास्ते में एक बोर्ड दिखा जिस पर लव बर्ड्स पार्क लिखा था, तो मैंने मजाक में उससे पूछ लिया और वह हंसते हुए वहीं रुक गया। उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं घर और किचन की जिम्मेदारियों से थोड़ी देर बाहर निकलकर खुली हवा में समय बिताऊं। कुछ ही समय में हम पार्क पहुंच गए, जहां हरियाली और सुकून भरा माहौल था। हमने वहां टहलते हुए बातें की, हंसे और तस्वीरें भी ली, और मुझे महसूस हुआ कि घर के बाहर की दुनिया भी कितनी रंगीन हो सकती है। शाम होने से पहले हमें समय पर घर लौट आए। उसी रात कॉलेज ग्रुप में एक सहेली की शादी का संदेश आया, जिसकी शादी अगले ही दिन थी, जिससे मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई कि सासू माँ को क्या बताऊं। अरमान ने मुझे हिम्मत दी कि सच ही सबसे सही रास्ता होता है, और मैंने वही किया। सासू माँ ने मेरी बात पर भरोसा किया। अगले दिन जब मैं शादी में जाने की तैयारी कर रही थी, तो अरमान ने बहुत सम्मान के साथ मेरी मदद की। कभी ज़रूरी सामान याद दिलाया, कभी सादगी से सजने की सलाह दी। उसकी इस प्रभाव और ध्यान ने मुझे भावनात्मक सहारा दिया, और धीरे धीरे मेरे मन में उसके प्रति भरोसा और अपनापन बढ़ने लगा, जिसे मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रही थी। उस दिन मैं बहुत सलीके से तैयार हुई थी, इसलिए बिना सोचे समझे रिक्शे से जाने का मन नहीं था। मैंने अमन को अपनी सहेली की शादी के बारे में बता दिया, क्योंकि शादी हमारे ही शहर में थी। अमन ने सहज भाव से कहा कि अरमान मुझे गाड़ी से छोड़ दे, ताकि मुझे आने जाने में परेशानी ना हो। अरमान तुरंत तैयार हो गया और मेरे साथ चल पड़ा। उस दिन वह बेहद ही सलीकेदार और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, और शादी के माहौल में उसकी मौजूदगी स्वाभाविक ही सबका ध्यान खींच रही थी। मैं उसे अपने साथ शादी हॉल के अंदर ले गई, क्योंकि वह सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। मेरी कई सहेलियां अमन से कभी मिली नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलती से अरमान को ही मेरा पति समझ लिया और आपस में बातें करने लगी। जब मैंने साफ किया कि वह मेरा पति नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए हमारे घर आया हुआ रिश्तेदार है, तो सबको थोड़ा अचरज हुआ। कुछ सहेलियां उससे सामान्य बातचीत करने लगी, क्योंकि वह मिलनसार और बातूनी स्वभाव का था। तभी मेरी एक बेहद करीबी सहेली मेरे पास आकर अपने मन की उलझनें साझा करने लगी। उसने बताया कि उसके वैवाहिक जीवन में भी भावनात्मक दूरी आ गई है और वह खुद को अनदेखा महसूस कर रही है। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अकेले में ही नहीं, बल्कि कई महिलाओं अपने अपने रिश्तों में इसी तरह के खालीपन से गुजर रही हैं।
उसने मुझे समझाया कि किसी भी अपेक्षा से खुद को कमज़ोर महसूस करना समाधान नहीं है और ज़िंदगी में मिलने वाले सच्चे सम्मान, अपमान और समझ को पहचानना ज़रूरी होता है। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैंने अपने रिश्ते और भावनाओं को किसी दिशा में ले जा रही हूँ और आगे का रास्ता मुझे बहुत समझदारी और आत्मसम्मान के साथ चुनना होगा। उस रात मैं बहुत उलझन और भावनात्मक तनाव में थी, इसलिए मैंने अरमान को बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया। वह आया तो मैं उससे सीधे सवाल करना चाहती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मेरे मन में कई तरह के भाव भर दिए थे। अरमान मुझे देखकर थोड़ा असहज हो गया और बिना कुछ कहे वापस जाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोककर साफ शब्दों में कहा कि अब नाटक की ज़रूरत नहीं है और हमें अपनी भावनाओं और सीमाओं को लेकर ईमानदार होना होगा चाहिए। अरमान ने शांति से कहा कि कुछ बातों को धीरे धीरे समझना ही सही होता है और जल्दबाजी अक्सर रिश्तों को उलझा देती है। उसी समय सासू माँ की आवाज़ आई। उन्हें अपने घुटनों में दर्द था और मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। मजबूरी में मैं कुछ देर उनके पास रुक गई। जब मैं वापस लौटी तो अरमान अपने कमरे में नहीं मिला। बाद में पता चला कि वह थकान के कारण सो गया था। अगले दिन मुझे उसके व्यवहार में थोड़ी दूरी महसूस हुई, लेकिन किचन में आते ही उसने सहज होकर कहा कि मुझे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है और उसने मेरे लिए एक सरप्राइज़ सोचा है जिससे मैं खुश हो सकूं। शाम को जब घर शांत था, मैं उसके कमरे में गई तो वह सादगी से सजावट की गई थी, लेकिन अरमान वहाँ मौजूद नहीं था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, जिससे मैं घबरा गई और मन में कई सवाल उठने लगे। तभी मेरी नज़र बिस्तर पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। मैंने उसे खोला तो वह अरमान का लिखा हुआ पत्र था। उस पत्र में उसने बताया था कि उसके परिवार और रिश्तों से जुड़ा एक बड़ा सच है जिसे वह अब तक सही समय के इंतज़ार में छुपाया हुआ था, और यह भी कि वह वास्तव में जिस मामा मामी को अपना समझता था वे किसी और शहर के लक्ष्मी नगर में रहते थे। पत्र पढ़ते ही मेरी सारी उम्मीदें और भ्रम टूट गए और मुझे एहसास हुआ कि जिन भावनाओं को मैं अपनापन समझ रही थी उनके पीछे एक अनकहा सच छुपा हुआ था। चिट्ठी में अरमान ने लिखा था कि हमारे शहर में 2 लक्ष्मी नगर है और उसी भ्रम की वजह से वह गलत पते पर हमारे घर आ गया था। संयोग से उसी समय हमारे घर एक भांजे के आने की बात चल रही थी, इसलिए जब मैंने उसे अरमान कहकर पुकारा तो उसने भी यही मान लिया कि वह वही सही जगह है। उसने लिखा कि उसके मामा ने प्यार से उसका नाम अरमान रखा था और उसने अपने असली मामा मामी को कभी देखा नहीं था, इसलिए वह हमें ही अपना परिवार समझ बैठा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का संदेश आया और असली मामा मामी की तस्वीरें देखकर उसे सच्चाई समझ में आ गई कि वह हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। उसने लिखा कि इसके बावजूद मैंने उसे सगे परिवार की तरह अपनाया, उसकी देखभाल की और अपने जीवन में जो भावनात्मक खालीपन था उसे उसने महसूस किया, लेकिन वह कभी मेरे साथ कोई गलत कदम नहीं उठा सकता था क्योंकि वह मुझे हमेशा मामी की नज़र से ही देखता रहा। उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए लिखा कि जो अपनापन और प्यार मैं उससे ढूंढ रही थी वह मुझे अपने पति से खुलकर बात करके ढूंढना चाहिए और रिश्तों में संवाद ही सबसे ज़रूरी होती है। चिट्ठी पढ़ते ही मुझे सारी सच्चाई समझ में आ गई। उसी दौरान अमन का फ़ोन आया। उसने घबराते हुए सवर में बताया कि असली भांजा तो कभी शहर आया ही नहीं था और कुछ देर के लिए उसे लगा कि कोई गलत इरादे से हमारे घर में रह रहा था। लेकिन जब मैंने अमन को पूरा सच बताया तो वह भी समझ गया कि यह सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी थी। अगले दिन अरमान अपने असली मामा मामी के साथ हमारे घर आया। उसने सब कुछ साफ साफ बताया और माफ़ी मांगी। अमन ने भी उसे माफ़ कर दिया और वह सम्मान के साथ हमारे घर से चला गया। अरमान के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही मुझे यह सिखा दिया था कि अगर रिश्तों में भावनाएं समझ में ना आए तो उन्हें दबाने के बजाय खुलकर कहना चाहिए। मैंने अपनी सारी बातें अमन से साझा की और उसी दिन के बाद हमारे रिश्ते में बदलाव आया। अमन ने मुझे समय देना शुरू किया। हम दोनों ने साथ घूमने फिरने की योजनाएं बनाई और धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी। इसी पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि बातचीत, सच्चाई और आपसी समझ से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।